Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चंस की जो इक्विलिब्रियम के हैं। तो हम लोग टॉपिक वाइज इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस उठाएंगे। हर तरह के एमसीक्यूज होंगे, न्यूमेरिकल टाइप होंगे एंड असर्शन रीजन होंगे, मैच द फॉलोइंग होंगे, स्टेटमेंट क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे। तो आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करने को मिलेगा। ओवर 60 क्वेश्चंस है मेरे पास इस टाइम पे, बहुत मेहनत से ढूंढे हैं, जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड यस, पर सब टॉपिक डिस्कशन होगा ताकि तुम्हें हर टॉपिक से कैसे सवाल आ सकते हैं उस चीज का आंसर मिल जाए। एंड ऑल्सो नॉट जस्ट दीज 63 क्वेश्चंस है शायद, नॉट जस्ट दीज 63 क्वेश्चंस, इसके अलावा भी किसी क्वेश्चन में जैसे मुझे लगेगा कि इसके अलावा भाई वो ये पूछ सकता है, तो तुम्हें मैं वो भी गाइड करती रहूंगी साथ साथ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत हेल्प होगी। केमिकल इक्विलिब्रियम कर लेंगे, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो, वैसे मुझे सेम वीडियो में डालना था बट यार बहुत लंबी वीडियो हो जाती, तो इरिटेटिंग हो जाता है ना, फिर 2.5-3 घंटे, इसलिए। ठीक है जी, शुरू करें कार्यक्रम। लेट्स गो। A student performs an activity using two measuring cylinders partially filled with colored water. अरे यार, partially filled with colored water and connected by narrow tubes. तो टू मेजरिंग सिलेंडर्स हैं। सिर्फ इमेजिन करते रहो कि भैया क्या क्या दिया हुआ है उसने, ठीक है? उसके बाद उसने बोला है कि ये नैरो ट्यूब से कनेक्टेड है, तो हमने कनेक्ट कर दिया। और दोनों जो हैं दे आर पार्शली फिल्ड विद वाटर। कर दो भैया। वाटर इज ट्रांसफर्ड बैक एंड फोर्थ बिटवीन द सिलेंडर्स, मतलब वाटर यहाँ से यहाँ जा रहा है, वाटर यहाँ से यहाँ जा रहा है, until the water level becomes constant in both the cylinders. Constant, equal नहीं, constant with time, मतलब एक में ज्यादा भी हो सकता है, एक में ज्यादा हो सकता है, एक में कम हो सकता है, दोनों में इक्वल हो सकते हैं, इसमें ज्यादा हो सकता है, इसमें कम हो सकता है, बट द वाटर लेवल becomes constant, not equal in both. It becomes constant in both. Which of the following best describes the final state of the system? So the final state of the system क्या है? पानी तो अभी भी मूव कर रहा है, पर अब ऐसा होगा कि जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। डायनामिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा कि मॉलिक्यूलर लेवल पे तो अभी भी जो गेम चल रही है वो चल रही है, बट हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ मूव ही नहीं कर रहा। दैट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। द सिस्टम इज स्टिल डायनामिक, वाटर कंटिन्यूज टू मूव बट द नेट लेवल रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है? डायनामिक इक्विलिब्रियम में मॉलिक्यूलर लेवल पे खेल चल रहा होता है अभी भी, बस हमें लगता है कि कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं। मैं दोबारा बता रही हूँ, कॉन्सेंट्रेशंस की जो बात होती थी, यहाँ पे वाटर लेवल की जो बात है वो समय के साथ कांस्टेंट है। मे बी दोनों तरफ इक्वल होता, मे बी ना होता, पर कांस्टेंट है, ये पक्की बात है। A student adds sugar to water until no more dissolves. Later, they add a few crystals of radioactive sugar. तो उसने क्या किया? पानी लिया, उसमें शुगर डिजोल्व करी, थोड़ी सी शुगर अब एक्स्ट्रा बच गई जो डिजोल्व नहीं हो रही है। फिर उसने क्या किया? इसी में थोड़ी रेडियो एक्टिव शुगर ऐड करी, ठीक है? आफ्टर सम टाइम रेडियो एक्टिविटी इज डिटेक्टेड बोथ इन डिजोल्व्ड एंड अनडिजोल्व्ड शुगर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इवन दो वो जो एक्स्ट्रा शुगर डिजोल्व नहीं हो रही थी ऐसा मुझे लग रहा था, बट इंस्टेड हो क्या रहा था? डायनामिक इक्विलिब्रियम था, जहां पे जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर डिजोल्व हो रहे थे उतने ही मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर वापस क्रिस्टलाइज आउट हो रहे थे सोल्यूशन से। तो नेट नेट जो है वो बैलेंस मेंटेन रहा था, ठीक है जी? तो अब क्या हुआ? जब मैंने नॉर्मल शुगर ली तो मान लो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर जो है वो पानी में डिजोल्व हो रहे और 5 ही फिर वापस बाहर आ जा रहे हैं, ठीक है, ताकि वैल्यूज मेंटेन रहे। अब जब मैंने रेडियो एक्टिव शुगर डाली तो हो सकता है कि वो जो 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर हैं जो डिजोल्व होने हैं वो रेडियो एक्टिव शुगर के हों और नॉर्मल वाले 5 क्रिस्टलाइज आउट हो जाए। तो अब सिर्फ रेडियो एक्टिव शुगर बाहर नहीं बैठी है, कुछ रेडियो एक्टिव शुगर डिसॉल्व हुई है। और ऐसा सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पे रिएक्शन अभी भी चल रहा था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं था, डायनामिक था, ठीक है जी? इस तरह के सवाल आते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम में। Ice is placed in a perfectly insulated thermos with water at 0 degrees Celsius. After 30 minutes, both ice and water are still present. What can we conclude? Dynamic equilibrium.
ये सब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। अभी लगेगा कि अरे मैम सारे ही तो डायनामिक इक्विलिब्रियम है, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज बता रही हूँ। जब पेपर में आता है तो अलग अलग तरह से आता है, तब दिमाग चलना बंद हो जाता है, तो बंद ना हो इसलिए सुन लो। Two gas containers A and B, each with different gases at equal pressures, is connected by opening valve. What will happen over time? तो ये जो A कंटेनर है, इसमें मान लो गैस है ऑक्सीजन, ये जो B कंटेनर है इसमें मान लो गैस है नाइट्रोजन, ठीक है। और ये जो है ये कनेक्टेड है, इसको मैं जब खोल दूंगी तो क्या होगा, पर यहाँ पे भी प्रेशर पी है, यहाँ पे भी प्रेशर पी है, पर जैसे मैंने खोला तो ये ऑक्सीजन को लगा कि भाई यहाँ तो मैं हूँ ही नहीं, तो वो अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर पे जाएगा, मतलब वो डिफ्यूज आउट होएगा उस डायरेक्शन में जहाँ पे वो है ही नहीं। ऐसे ही नाइट्रोजन इधर से इधर मूव होगा। ये कब तक मूव होंगे, जब तक दोनों तरफ इनको लगे कि यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं हो गए, ठीक है जी। नेक्स्ट, a container has two connected chambers. One side is hot and the other side is cold, both containing the same gas. What is observed? क्या होगा, हॉट से कोल्ड जाएगी गैस, वार्मर से कोल्डर रीजन पे जाएगी, इट इंक्रीजेस दी प्रेशर देयर, डिफ्यूजन होगा उसका। मूविंग ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल इक्विलिब्रिया। फिजिकल इक्विलिब्रिया, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे NaCl टूट रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, विच इज अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन बोल लो, बॉइलिंग दिखा रहा होगा तो बॉइलिंग बोल लो, ठीक है जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट कंडीशन फॉर फिजिकल इक्विलिब्रिया। क्लोज्ड कंटेनर चाहिए, बिल्कुल चाहिए इक्विलिब्रिया के लिए। अब सोचो ना, तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट फिजिकल इक्विलिब्रिया की बात हो रही है, सॉरी, तुम्हारा पानी जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर वेपर में, ठीक है। अब वो गैस उड़ गई तो काहे का इक्विलिब्रिया, भाई दोनों तरफ का गेम चल रहा है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन होने के लिए वो गैस को ट्रैप्ड रहना पड़ेगा ना उस क्लोज कंटेनर में, ताकि वो भी वापस पानी में कन्वर्ट हो पाए, कंडेंस हो पाए, राइट। तो क्लोज्ड कंटेनर चाहिए। इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, इक्वल नहीं चाहिए हमें ना, इसकी कोई नेसेसिटी नहीं है। कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए, ऑपोजिट प्रोसेसेस अकर एट इक्वल रेट्स, तभी इक्विलिब्रियम आता है। व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेशंस जो होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। एट इक्विलिब्रियम रेट्स ऑफ रिएक्शन, मतलब the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction, but concentrations of different species at equilibrium, concentrations, they become constant, they may be equal, they may not be equal, but constant वाली बात होती है, ठीक है जी। moving on, the graph shows how concentrations of H2, I2 and HI change over time in a closed container. chemical equilibria की बात हो रही है। At a certain point, all the concentrations become constant. What does this indicate about the system? Concentration of HI समय के साथ constant हो गई। अगर इस समय पे ये वैल्यू 2 थी, तो इस समय पे भी ये वैल्यू 2 ही है, इस समय पे भी ये वैल्यू 2 ही है, इस समय पे भी ये वैल्यू 2 ही है, इस समय पे भी ये वैल्यू 2 ही है। ये मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होने का, ठीक है। और H2I2 की भी अगर मैं बात करूं, तो इस समय पे ये वैल्यू जो है, इस समय पे भी वही वैल्यू है, इस समय पे भी वही वैल्यू है। तो जब कॉन्सेंट्रेशंस बिकम कांस्टेंट विद टाइम, तो हम बोलते हैं कि एक इक्विलिब्रियम आ चुका है, ठीक है। और ये जो छोटू सा पॉइंट है ना, ये जहाँ पे मुझे दिख रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI हैज बिकम इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2, ये इक्विलिब्रियम नहीं है। ये टाइम बस एक ऐसा टाइम है जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI हैज बिकम इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2I2। यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं चालू है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि द कॉन्सेंट्रेशन वैल्यूज हैव टू बिकम कांस्टेंट विद टाइम, दे मे और मे नॉट बी इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। क्वेश्चन, for the reaction AA plus BB gives CC plus DD, the equilibrium constant Kc is expressed as। कैसे एक्सप्रेस होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? Kc कॉन्सेंट्रेशंस की टर्म्स में होता है।
So the concentration, the product of concentrations of products raised to the power their respective stoichiometric coefficients over the product of concentration of reactants raised to the power their stoichiometric coefficients. Correct? So product of concentration of products, but they have to be raised to the power of their stoichiometric coefficients over the product of concentration of reactants raised to the power their stoichiometric coefficients. ये तुमको Kc देगा. ठीक है, मूविंग ऑन. जगह नहीं चाहिए थी. For the gaseous reaction, N2O4 gas gives 2NO2 gas. The relationship between the equilibrium constants Kp and Kc is. Kp और Kc का relation क्या होता है? Kp is equal to Kc into RT raised to the power delta Ng, where delta Ng is the difference in the stoichiometric coefficients of products and reactants. So मतलब ये होता है sum of stoichiometric coefficients of products minus the sum of stoichiometric coefficients of reactants. Correct? तो Kp की बात करते हैं. Kp equals Kc दिया या नहीं दिया, RT raised to the power stoichiometric coefficient of product minus the stoichiometric coefficient of reactant. Kp equals Kc into RT. Moving on. Next question. A very large value of Kc for a reaction indicates that. Very large value. मतलब मेरा कोई reaction हो रहा है. A gas gives B gas plus C gas. ठीक है. Kc क्या होता है? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ओवर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. करेक्ट. करेक्ट. अब Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा है. Kc एक फ्रैक्शन है, दिख रहा है, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर. अगर न्यूमरेटर बहुत ज्यादा होगा तो Kc बहुत ज्यादा होगा. और न्यूमरेटर कब बहुत ज्यादा होगा? जब ये रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड जाएगा तो ये बिल्कुल ही कम बचेगा. डिनोमिनेटर कम, न्यूमरेटर ज्यादा, ये वैल्यू ज्यादा. तो इसका मतलब रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड जा रहा है. राइट? सो द रिएक्शन फेवर्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम इज द आंसर. यहीं पे मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताती हूँ. अगर Kc की वैल्यू लो हो, वेरी लो, तो वो क्या इंडिकेट करता है? दोबारा खुद को पूछना. Kc होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट. करेक्ट. इसकी वैल्यू कम करने के लिए मुझे डिनोमिनेटर बढ़ाना चाहिए और प्रोडक्ट कम करना चाहिए. इसका मतलब रिएक्शन बेटा बैकवर्ड जा रहा है. मैथमेटिकल है. ठीक है, मूविंग ऑन. एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स इक्वल. एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल. हाँ जी, असर्शन सही है, रीजन सही है, दोनों सही है, सही एक्सप्लेनेशन है. क्या लॉजिक है? एट इक्विलिब्रियम the concentration of reactants and products becomes constant. मुझे पक्का पक्का ये पता है कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ कांस्टेंट हो जाएंगी. मुझे ये थोड़ी पता है पक्का पक्का कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगी. हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो, मुझे क्या पता. मुझे एक बात पता है कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ साथ कांस्टेंट होंगी. इक्वल हो ना हो, I don't know, I can't be sure, but I can be sure it will be constant. राइट. एंड रेट्स के लिए तो दे हैव टू बी इक्वल. सो इसमें assertion is false but R is true. Moving on, let's go. The concentration versus time graph of A plus B gives C plus D shows a leveling off of all curves at the time t. Leveling off का मतलब है कि ये जो curves है ना, ये ऐसे हो जाएंगे विद टाइम, फ्लैट हो जाएंगे विद टाइम, हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे विद टाइम, इनकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी विद टाइम. तो लेवलिंग ऑफ का मतलब है कि इनकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी विद टाइम. तो वो उस टाइम पे डायनामिक इक्विलिब्रियम दिखा रहा है. इट हैज नॉट स्टॉप्ड येट, द रिएक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन. तो जैसे हम वो नहीं बनाते थे बेटा, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम में हम ऐसे दिखाते थे, ये वाला पोर्शन इज लेवलिंग ऑफ. ठीक है. तो हो सकता है कि वो आपको ग्राफ ना दिखाए, हो सकता है वो आपको ऐसे फालतू में इंग्लिश में लिख दे और आपको समझ ही ना आए कि लेवलिंग ऑफ का क्या मतलब है. तो ये मतलब है लेवलिंग ऑफ का कि वो समय के साथ साथ कांस्टेंट हो गई है उसकी वैल्यू, जिसका मतलब है इक्विलिब्रियम आ गया. मूविंग ऑन. चलिए. फॉर द रिएक्शन N2 plus H3H2 gives 2NH3, the equilibrium constant Kc is 0.5 at a certain temperature
एंड वी हैव टू कैलकुलेट केपी। नाउ मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन वैसा दे दिया था जिसमें वो सॉल्व नहीं करा रहा है, पर वो तुमसे जल्दी जल्दी पूछ रहा है कि केपी केसी का रिलेशन बता। अब मैं तुम्हें उसी में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा रही हूँ ताकि तुम थॉरोली प्रिपेयर्ड हो कि इस टॉपिक में जिस जिस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं हमने हर तरह का एक एक क्वेश्चन तो पक्का अटेम्प्ट किया है। ठीक है जी। तो अब ये रिएक्शन है, केपी इक्वल्स क्या होता है, के सी इंटू आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन जी, करेक्ट। ठीक है, के सी की वैल्यू कितनी दी है 0.5 इंटू आर इंटू टी, अभी वैल्यूज डालते हैं, रेज टू द पावर डेल्टा एन जी 2 -4, तो ये हो जाएगा 0.5 टाइम्स आर टी रेज टू द पावर -2 या फिर 0.5 ओवर आर टी का स्क्वायर, है ना। अब गेम ये है कि मुझे टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो मुझे नहीं पता आंसर क्या आएगा, तो मैं इनमें से कोई भी ऑप्शन मार्क नहीं करी। हो सकता है 300 केल्विन टेम्परेचर हो सकता है 298 हो सकता है कोई छोटा टेम्परेचर हो, जो भी वैल्यू हो। अभी मैं कुछ पुट नहीं कर रही, मैं तुम्हें बात सिखा रही हूँ। ठीक है जी, कुछ गड़बड़ है देख के बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2SO2 gas plus O2 gas gives 2SO3 gas. The equilibrium constant Kp is 0.5 at 700 Kelvin. Temperature दिया। Calculate Kc at this temperature. Kp दिया है, Kc निकालना है। फॉर्मूला मत भूलना, Kp इक्वल्स Kc इंटू आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन जी होता है। तो Kp इक्वल्स Kc इंटू आर टी रेज टू द पावर 2, यहाँ 3, मतलब 2 1 2 3, तो 2 - 3 इज -1, तो Kp इक्वल्स Kc टाइम्स आर टी रेज टू द पावर -1, या फिर मैं लिख सकती हूँ Kp इक्वल्स Kc ओवर आर टी। तो अब मुझे Kc निकालना है, तो Kc इक्वल्स Kp टाइम्स आर टाइम्स टी। आर Kp की वैल्यू दी है, आर की वैल्यू हमें पता है, टेम्परेचर केल्विन में लेना होता है ऑलवेज। सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व थोड़ी करूंगी, बात सिखा रही हूँ। A reaction mixture shows a graph important where the concentration of reactants and products intersect and remain constant. Interesting. ग्राफ बना के नहीं दिखाया है, बोला खुद दिमाग लगा। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, दिमाग लगाना है, मुश्किल है तुम्हारे लिए पर कोशिश करो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स समय के साथ घटेगी, इक्विलिब्रियम पे आके कांस्टेंट हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स समय के साथ बढ़ेगी और इक्विलिब्रियम पे आके कांस्टेंट हो जाएगी। अब उन्होंने बोला दे इंटरसेक्ट एंड देन रिमेन कांस्टेंट, कि वो इंटरसेक्ट करते हैं और फिर वो सेम वैल्यू देते हैं। ये मतलब है इसका। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन मुझे क्या बता रहा है, ये मुझे ये बता रहा है कि भाई एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, दैट इम्प्लाइज Kc इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। Kc की वैल्यू आ जाएगी 1। अब यहीं पे एक और तरह का क्वेश्चन, एट इक्विलिब्रियम के ग्राफ्स अगर तुमने पता करने हो तो अगर वो रेट वर्सेस टाइम ग्राफ हो, ये मैं हमेशा अपनी क्लास में पढ़ाती हूँ, तो तुम लोग सुन लो कैसा होता है ये। रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन समय के साथ साथ घटता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन समय के साथ बढ़ता है और फिर कांस्टेंट हो जाता है। एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये हो जाती है वैल्यू। तो ये पूरा रीजन जो है इक्विलिब्रियम है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। कभी भी ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे ही होता है। बट कॉन्सेंट्रेशंस की अगर मैं बात करूं तो मुझे ये पक्का पता है कि एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ द concentration of reactant becomes constant with time and the concentration of product becomes constant with time। इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, ये ग्राफ ऐसा दिख सकता है, हो सकता है। देखो ये वाला रीजन इक्विलिब्रियम है बेटा, ये इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट से ऊपर ही है हर टाइम पे, तो प्रोडक्ट ग्रेटर देन रिएक्टेंट है, आप मानोगे। तो Kc इक्वल्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट अगर मैं करूँ और प्रोडक्ट ग्रेटर देन रिएक्टेंट है तो यूजुअली Kc ग्रेटर देन 1 होगा।
ठीक है, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट करूं मेरे बच्चे, और मेरा ग्राफ ऐसा आ रहा हो, ये भी इक्विलिब्रियम है, the concentration of reactant and product are not equal, they have to be constant at equilibrium, may be equal may not be equal, यहाँ equal नहीं है। और यहाँ अगर आप देखो तो reactant की concentration की वैल्यू ये है बेटा, और product की concentration की वैल्यू ये है, तो reactant की concentration greater than product है, Kc less than 1 आएगा। और अगर मैं ये बोलूँ कि मेरा concentration versus time ग्राफ ऐसा दिख रहा है, तो मतलब मेरी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जब कांस्टेंट हुई तब इक्विलिब्रियम आया, बाय चांस यहाँ पे इक्वल भी है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होने की वजह से Kc इक्वल्स 1 आया। तो ग्राफिकल क्वेश्चन भी वो आपसे पूछ सकता है, अगर उसको आपको लॉजिकल पेपर बना के देना है और उसको ये चाहिए कि भैया तेरे को लॉजिकल चीजें समझ आती हैं कि नहीं आती, तो तुम वो क्वेश्चन कैसे करोगे? तब कैसे करोगे? तब तुम्हें रेट्स का ग्राफ अच्छे से पता होना चाहिए कि हाँ यार, एट इक्विलिब्रियम रेट्स की वैल्यू इक्वल होती है और कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, मे बी इक्वल हो जाए मे बी ना हो। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझ आ गया तो काफी क्वेश्चन से निकाल लोगे। नाउ असर्शन, बोला था असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी है खूब। Kp कैन बी लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू Kc, ट्रू ना? Kp इक्वल्स Kc टाइम्स आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन जी। अब ये वाली वैल्यू जो है ये ऐसी न्यूमरेटर में रहेगी तो Kp की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ये Kc ओवर आर टी जैसे उस केस में हो गया था तो लेस हो जाएगी, और इक्वल हो जाएगी जब ये वैल्यू 1 होगी, जब डेल्टा एन जी 0 हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी, ये भी ट्रू है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Moving on, next question. For the reaction N2 plus 3H2 gives 2NH3, Kp is less than Kc. Let's figure it out. Kp equals Kc times RT raised to the power delta Ng. Kc कितना है? जो भी हो, RT raised to the power 2 minus 4, तो ये -2 हो जाएगा। That implies Kp equals Kc upon something, तो Kp तो छोटा हुआ, Kp less than Kc, सही बात है। In this reaction, the number of moles of gaseous products is less than the number of moles of gaseous reactants, resulting in delta N less than 0. Assertion भी true है, reason भी true है, और रीजन ठीक ठाक एक्सप्लेन कर दे रहा है कि हाँ यार इसी वजह से Kp की वैल्यू लेस देन Kc है क्योंकि डेल्टा Ng नेगेटिव है। समझे? मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग। यार मैं एक चीज बोलूंगी, क्वेश्चन जैसे मैं लाती हूँ तो तुम वीडियो पॉज कर दो, उस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करो, और फिर मैं तो बोल ही रही हूँ तो मेरी एक्सप्लेनेशन भी सुन लेना, ठीक है? लेकिन पहले आई वुड लाइक कि तुम खुद से ट्राई करो एवरी क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस विद देयर करेक्ट एक्सप्रेशंस फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। मैच द फॉलोइंग। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रेज्ड टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ओवर प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू द पावर उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ए का तो 3 है, तो आंसर या तो ये है या तो ये है, बाकी उड़ा दो। बी, CO की पावर 1, H2O की, H2O नहीं लेते, H2O नहीं, ओ यार ये पूरा नहीं बना हुआ है, अच्छा आया तो CO, ये है कि है ऐसा कैसा टाइप हो गया इतना घटिया सा। CO टाइम्स H2O ओवर H2O गैस है इसलिए इसको ले रही हूँ मैं, लिक्विड देता तो मैं नहीं लेती, तो देन ये हो जाता V का 1, देन H2 plus I2 gives 2HI, तो HI का स्क्वायर अपॉन H2 ओवर I2, C का 2, और फिर इसमें सिर्फ CO2 लेंगे, प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स के कॉन्सेंट्रेशंस नहीं लेते हैं।
Which of the following correctly differentiates between homogeneous and heterogeneous equilibria? Homogeneous equilibria, heterogeneous equilibria definition तुम्हें याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया. होमोजीनियस इक्विलिब्रिया क्या होता है? जहाँ पे सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सेम फेज में होते हैं. और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया क्या होता है? जहाँ पे वो लोग डिफरेंट फेजेस में होते हैं. मूविंग ऑन. नाइस. व्हाट डज द पॉइंट वेयर बोथ द कर्व्स मीट इंडिकेट? बताओ भैया, अभी बताया मैंने. व्हाट डज दिस पॉइंट इंडिकेट? What does this point indicate? Where both these graphs meet. इसका मतलब है यहाँ पे concentration of reactant has become equal to the concentration of product. क्या equilibrium आ गया? नहीं, क्योंकि यहाँ से दोनों की concentrations equal आई हैं, constant नहीं आई हैं. जब वो constant आएंगी तो equilibrium आएगा. ठीक है, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशंस बस इक्वल हुई हैं, बस इक्विलिब्रियम नहीं आया है. इक्विलिब्रियम बाद में आना शुरू हुआ है. नेक्स्ट टॉपिक, कैलकुलेटिंग केपीकेसी, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस, टोटल प्रेशर्स एट इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द स्पीशीज. ये वही वाला टॉपिक है जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा रोने आते हैं, तो इनके बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो केपीकेसी निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस निकालेंगे, टोटल प्रेशर्स निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर्स निकालेंगे. हर तरह के क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे. लेट्स गो. न्यूमेरिकल होंगे मेनली, थोड़ा सा रेडी रहो. क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन H2 gas plus I2 gas gives 2HI gas. Initially, 1 mole each of H2 and I2 are taken in a 1 liter vessel. And Kc दिया हुआ है तुम्हें, HI की कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम निकालनी है. ध्यान से देखो, अपन को दिया हुआ है H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स 2HI गैस. वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जो है वो सबकी वही वॉल्यूम होगी, सब गैसेस है ना. इसका 1 मोल था, इसका 1 मोल था. मुझे Kc भी दिया हुआ है, मुझे बोला है कि भाई तेरा Kc 49 है, HI की कॉन्सेंट्रेशन बता दे. ध्यान से सुनो कैसे करते हैं. रिएक्शन चलाओ जैसे नॉर्मली चलना चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट आता है, रिएक्शन चलाना आता है. अगर इसके x मोल्स रिएक्ट करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स बचेगा इक्विलिब्रियम पे. अगर 1 मोल मैंने H2 लिया और आधा मोल रिएक्ट कर गया तो आधा बचा ना, 1 माइनस आधा, राइट. सिमिलरली अगर x मोल्स रिएक्ट कर गए हैं तो 1 माइनस एक्स मोल्स H2 के बने. अब इसके 1 मोल के साथ इसका 1 मोल रिएक्ट करता है, तो बेटा अगर इसके x मोल्स रिएक्ट करें हैं तो इसका भी x मोल्स रिएक्ट करेगा, ये भी बचेगा 1 माइनस एक्स. और ये x अगर रिएक्ट करेगा तो ये 2x बनेगा. सबके मोल्स आ गए इक्विलिब्रियम पे. ये हैं मोल्स एट इक्विलिब्रियम. ये लोग कितने बचे, ये कितना बना. करेक्ट. कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कैसे आएगी? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. अभी तुम लोग लकी हो कि ये वॉल्यूम जो है ये 1 है, तो तुम अगर ये करना भूल भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आदत बना लो कि कॉन्सेंट्रेशन निकालो, क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं होगा कि हर जगह 1 लीटर दे दे. ठीक है जी, ये आ गया. अब Kc, अगली गलती बताती हूँ क्या होती है. 49 इक्वल्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट. ये लिखना भूल जाओगे जल्दीबाजी में, इसीलिए मार्क कर रही हूँ भैया, मत भूलना. ठीक है जी. दैट इम्प्लाइज 49 इक्वल्स 2x स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर. रूट्स ले लूँ दोनों तरफ. अगर मैं दोनों तरफ रूट ले लूँ तो यह आ जाएगा 7 इक्वल्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स. अब मुझे सॉल्व करना आसान है. 7 माइनस 7x इक्वल्स 2x, तो 7 इक्वल्स 9x, x इक्वल्स 7/9. लेकिन उसने मुझसे x नहीं पूछा है, उसने मुझसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI एट इक्विलिब्रियम पूछा है. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI आ जाएगा 2 टाइम्स 7/9 ओवर वॉल्यूम. याद रखना अभी 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वैसे तो भूलना मत. तो ये हो जाएगा 14/9 मोलर. सॉल्व करेंगे आप. कैलकुलेटर नहीं कर पाऊंगी, मतलब बिना कैलकुलेटर के नहीं कर पाऊंगी, मन नहीं है. देखो बहुत सारा बोलना है इसका लेक्चर में.
ऑप्शंस ही गलत दिए हुए हैं क्या मैंने? ये क्वेश्चन उठाया है, रुक जाओ। ऑप्शंस में गड़बड़ है, 1.5 के आसपास है। 1 mole of PCl5 is placed in a closed container and heated until equilibrium is reached, and 0.67 moles of PCl5 has reacted. ठीक है, at equilibrium the total pressure of the container is इतना, calculate Kp। या जब तुम्हें टोटल प्रेशर के बारे में बात हो और मोल्स के बारे में बात हो, तब Kp का कौन सा फॉर्मूला लगता है? Kp का फॉर्मूला लगता है Kx P टोटल रेज टू द पावर डेल्टा Ng, जहाँ पे Kx क्या होता है? मोल फ्रैक्शंस का रेशो, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ओवर मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये Kx होता है। दैट टाइम्स this times P total raised to the power delta Ng would give me Kp। तो अब मुझे रिएक्शन ऐसे शुरू करना है बेटा, PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस लेना। इनिशियली इसका 1 मोल लिया, ये कुछ नहीं। अगर ये x मोल्स रिएक्ट करेगा तो ये बचेगा कितना? 1 था, x उड़ गया तो बचा 1 माइनस एक्स। कितना रिएक्टेंट बचता है हम वो लिखते हैं ना, तो ये 1 माइनस एक्स बचा, राइट। ये अगर x रिएक्ट करेगा तो ये x बनेगा, ये भी x बनेगा। टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे एट इक्विलिब्रियम? 1 प्लस एक्स। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 वुड बी x ओवर 1 प्लस एक्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरीन वुड बी x ओवर 1 प्लस एक्स। सबके मोल फ्रैक्शंस आ गए मेरे पास। अब मेरे पास मोल फ्रैक्शंस आ चुके हैं, अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे Kp चाहिए। P टोटल भी है मेरे पास 1.2, तो x की वैल्यू दी है क्या मुझे? x की वैल्यू कर लेंगे अभी जब यूज करनी होगी। तो Kp इक्वल्स प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ दूसरा प्रोडक्ट रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ओवर मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, करेक्ट, टाइम्स टोटल प्रेशर कितना है? 1.2 रेज टू द पावर डेल्टा Ng 1। ठीक है जी, अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स किया, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स टाइम्स 1 माइनस एक्स इंटू 1.2 इक्वल्स Kp। एक्स 1 प्लस एक्स टाइम्स 1 माइनस एक्स इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, x की वैल्यू 0.67 है, तो 0.67 का स्क्वायर ओवर 1 माइनस 0.67 का स्क्वायर टाइम्स 1.2। कोर्स में कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ, तो हो जाएगा 0.4489 टाइम्स 1.2 डिवाइडेड बाय 0.5511 0.9697 के आसपास आएगा, ये आंसर आ जाएगा सी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो। For the reaction H2 gas plus I2 gas gives 2HI gas. 1 mole each of H2 and I2 are placed in a 2-liter container. Volume दी हुई है। At a certain temperature, the equilibrium constant is 25. What is the equilibrium concentration of HI? अब तुम्हें Kc दिया हुआ है, तुम्हें वॉल्यूम दी हुई है, तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, तुम्हें एट इक्विलिब्रियम की गेम खेलनी है। दो चीजें ऐसे क्वेश्चन में जो मैं तुम्हें ध्यान रखने को बोलती हूँ केपी केसी वालों में, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स वाला
और केसी वाला क्वेश्चन हो तो वॉल्यूम को जरूर कंसिडर करना, वो मत भूलना। ये कर लोगे तो गलती नहीं होगी, क्योंकि करने का तरीका तो हर सवाल का सेम ही है। H2 + I2 gives 2HI, यही है रिएक्शन। अब इसका 1 मोल लिया है, इसका 1 मोल लिया है, रिएक्शन चलेगा, H2 भी रिएक्ट करेगा, I2 भी रिएक्ट करेगा। अगर x मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट कर गया तो बचेगा कितना इक्विलिब्रियम पे? 1 - x, तो रिमेनिंग है बेटा 1 - x, करेक्ट। अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करता तो इसका भी 1 मोल रिएक्ट करता, पर इसका x मोल्स रिएक्ट कर रहा है तो इसका भी x मोल्स रिएक्ट कर रहा है, ये भी बचेगा 1 - x। एक था, x रिएक्ट कर गया, 1 - x बचा। ये कितना बना? 1 से 2 बनता है तो x से 2x बनेगा, ओवर वॉल्यूम कर दिया तो कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी। तो अब Kc क्या आ जाएगा? Kc वुड बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI रेज टू द पावर उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, मत भूलना प्लीज, ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 रेज टू द पावर उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 रेज टू द पावर उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है जी। अब मुझे Kc दिया हुआ है 25, तो 25 इक्वल्स x² ओवर 1 - x/2 का स्क्वायर, करेक्ट है? ठीक है जी। तो अभी कैसे होएगा? स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स लेंगे, 5 इक्वल्स x/1 - x/2, दैट इम्प्लाइज 5 equals 2x upon 1 - x, which implies 5 - 5x equals 2x, 5 equals 7x, x equals 5/7। तो concentration of HI कितना था? नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम, तो आंसर आ जाएगा 5/7 विच इज इक्वल टू 0.7 समथिंग, 0.8 के आसपास आ जाएगा, 0.8 के आसपास आ जाएगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। मैं जूम इन कर देती हूँ, ऑप्शंस तो तुम्हें पता ही है वही होते हैं। 1 मोल ऑफ N2 एंड 3 मोल्स ऑफ H2 आर टेकन। 1 मोल इसका लिया, 3 मोल इसका लिया, इन अ 1 लीटर कंटेनर। तो अगर ये x रिएक्ट करेगा तो ये 3x रिएक्ट करेगा, ये बचेगा 1 - x, ये बचेगा 3 - 3x। एक था, 3 था, अगर ये x रिएक्ट किया तो ये 3x रिएक्ट करेगा, तो ये बचेगा 1 - x, ये बचेगा 3 - 3x, और ये बनेगा 2x, है ना। 1 mole of N2, 3 moles of H2 are introduced in a 1 liter container and Kc is given as इतना। The equilibrium concentration of NH3 will be less than 1 molar। देखते हैं, निकाल सकते हैं हम कॉन्सेंट्रेशंस, सही बात है। तो 0.5 इक्वल्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स 3 - 3x का क्यूब। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 को बाहर ले जाना, 3 को बाहर ले जाना तो 27 बन के जाएगा। 0.5 इक्वल्स 2x का स्क्वायर ओवर, ध्यान से देखना, 1 - x इंटू 1 - x का क्यूब टाइम्स 27, 3 बाहर ले गई मैं, तो ये हो जाएगा 0.5 टाइम्स 27 इक्वल्स 2x का स्क्वायर ओवर 1 - x रेज टू द पावर 4। स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स लोगे तो आंसर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स लेना, तो ये आ जाएगा 2x ओवर 1 - x का स्क्वायर इक्वल्स अंडर रूट ऑफ 27.5 को 2 लिख लेते हैं। ठीक है, कुछ भी ये वैल्यू आएगी इससे x सॉल्व करके आ जाएगा और वो हमें बताएगा कि NH3 की वैल्यू कैसी है। अब ये इतना डिफिकल्ट कैलकुलेशन मेरे हिसाब से नहीं आएगा, वो कुछ ऐसी वैल्यूज देगा कि तुम उसको आसानी से कैलकुलेट कर पाओ। जैसे अगर मैं यहाँ पे Kc की वैल्यू 3 दे देती तो ईजी हो जाता, है ना। तो तुम्हारा आंसर डायरेक्ट 9 इक्वल्स 2x अपॉन 1 - x का स्क्वायर ऐसा सा हो जाता। तो वो तुम्हें वो क्वेश्चन देंगे जहाँ पे स्क्वायर रूट आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है जी।
फिर इसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल लेना और देख लेना कि NH3 की वैल्यू लेस देन 1 मोलर आई है कि नहीं आई। द स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc इंडिकेट्स द रिएक्शन इज रिएक्टेंट फेवर, सो लेस NH3 इज फॉर्म्ड। ये बात तो सही है, पर हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि असर्शन सही है कि नहीं। ठीक है, सॉल्व नहीं करिएगा, बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारे सवाल हैं। For the reaction CO2 gas plus C gas gives 2CO gas at 1000 Kelvin, the value of Kp is 3. If the initial pressure of CO2 is itna and CO is absent initially, calculate the equilibrium pressure of carbon monoxide. Kp दिया हुआ है, ठीक है। इनिशियल प्रेशर इसका 0.48 बार है, ठीक है। ये प्रेजेंट नहीं है इनिशियली, इक्विलिब्रियम प्रेशर निकालना है। CO2 plus C gives 2CO है, सॉरी रिवर्सिबल है, ठीक है। अगर ये शुरू में 0.48 लिया है तो सॉलिड है, इसका तो दिमाग नहीं चलाना हमें, और ये कुछ P रिएक्ट करा तो ये 0.48 माइनस P बचेगा। एक रिएक्ट करता तो दो बनते, तो P उड़ा तो ये 2P। देखो मोल्स रिएक्ट करते हैं, प्रेशर रिएक्ट नहीं करता, मैं पहले ही बता दूं। मोल्स रिएक्ट करते हैं, बट क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिस रेशो में मोल्स रिएक्ट करते हैं उसी में प्रेशर का गेम होता है। तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मोल्स एंड देन गोइंग फॉर इट, मैं सीधा कितना उसका प्रेशर कम हो रहा है और उसका अकॉर्डिंगली कितना प्रेशर बढ़ेगा वो सोचती हूँ, ठीक है। कहीं तुम ये सोचने लगो कि मैं बोल रही हूँ प्रेशर रिएक्ट कर रहा है, प्रेशर नहीं रिएक्ट करता, मोल्स रिएक्ट करते हैं, ठीक है जी। तो पार्शियल प्रेशर्स आर इक्विलिब्रियम आ गए, तो Kp की वैल्यू डाल देंगे। 3 इक्वल्स पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ओवर द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगी। 3 इक्वल्स 4p स्क्वायर ओवर 0.48 माइनस p। सॉल्व करोगे यार p की वैल्यू आ जाएगी। तरीका बता रही हूँ मैं बस, ये तो कर लिया हमने यहाँ से। Kp कैन बी लेस ग्रेटर दैन और इक्वल टू Kc, सही बात है, डेल्टा Ng पे डिपेंड करता है, ये भी कर लिया, पता नहीं क्यों रिपीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस आर N2 H2 एंड NH3। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस डायरेक्टली दिए हैं, Kc निकालना है, तो Kc हो जाएगा इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ओवर द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर उनका रिस्पेक्टिव स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ज्यादा मेहनत वाला क्वेश्चन नहीं था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन इज रिप्रेजेंटेड एज, अच्छा जी, द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ 500 ml फ्लास्क, वॉल्यूम दी है, कंसिडर करना। At equilibrium, 0.3 moles of phosgene, 0.1 mole of carbon monoxide and 0.1 mole of chlorine are present. Equilibrium constant निकालना है, वॉल्यूम हाँ जी, फॉस्जीन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 0.3 ओवर नॉट 500, वॉल्यूम इन लीटर्स होगा 500 ओवर 1000, 1/2 0.5। कार्बन मोनोऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम, क्लोरीन नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। Kc क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। क्यों दिया ये क्वेश्चन मैम, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, नहीं वॉल्यूम में गड़बड़ करोगे इसलिए दिया ये क्वेश्चन, करना मत पेपर में। इजी लग रहा है तो मुबारक को कॉन्सेप्ट आता है, नहीं लग रहा है तो वॉल्यूम का ध्यान रखना। At 298 Kelvin, the equilibrium constants are, ठीक है, what is the equilibrium constant of this reaction then? अब देखिए 2NH3 प्रोडक्ट साइड पे है, यहाँ रिएक्टेंट साइड पे है, तो मतलब पहली इक्वेशन जो है वो रिवर्स हुई है, तो पहली इक्वेशन रिवर्स करके लिख लेते हैं। तो उसका K क्या हो जाएगा, जब इक्वेशन रिवर्स होती है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनवर्स हो जाता है, ठीक है जी। दूसरे में O2 का गेम देखिए, 5/2 O2 है,
गिव्स 2NO, NO इधर ही रहेगा और 2NO ही है तो इसको किसी चीज से कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है। 3H2O कैसे आया, ये तो H2O है, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड किया गया, यही मतलब है। तो पहली वाली इक्वेशन को एज इट इज लिखती हूँ मैं, N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, क्योंकि वो 2NO का 2NO है तो मुझे पता है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो ये तो एज इट इज ही आएगा। तीसरी इक्वेशन में 3 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है, मुझे कैसे पता चला, ये 3H2O को देख के। और मेरे पास ये आ जाएगा 1 × 10⁻⁻13। इक्वेशन मल्टीप्लाई होती है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे पावर में आ जाता है वो, ठीक है जी। अब इसको ऐड करके देखती हूँ कि मैंने सही सोचा कि नहीं सोचा। N2 से N2 उड़ जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा 2NH3, 3H2 से 3H2 उड़ जाएगा, प्लस 5/2O2 गिव्स 2NO प्लस 3H2O, करेक्ट, यही आ जाएगा। और अगर इक्वेशंस ऐड होते हैं तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻39 टाइम्स 1.6 10⁻, आई थिंक आई शुड राइट इट ऑन द नेक्स्ट पेज क्योंकि ये दिखेगा नहीं तुम लोग। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, ठीक है, ये 10⁻39 हो जाएगा, तो मतलब K1 डैश टाइम्स K2 डैश टाइम्स K3 डैश कर रही हूँ मैं। K1 डैश कितना है, 1/4 इंटू 10⁻, तो ये 10⁻⁻5 हो गया ऊपर जाके, और 1/4 कितना होगा, 0.2, चल 1/4 ही लिख लेती हूँ मैं, इंटू 10⁻⁻5 टाइम्स 1.6 टाइम्स 10⁻⁻39, तो हो जाएगा 4 टाइम्स -6 प्लस 12 वुड बी +6, ये वाला 10 गिन के -6 बोला मैंने, -39 4 टाइम्स 10⁻−33, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स 10⁻−33। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। For the decomposition reaction, NH4HS gives NH3 plus H2S. The equilibrium constant Kp is na at a certain temperature. If solid NH4HS is placed in a sealed container at this temperature and equilibrium is established, what is the total pressure inside the container? What would be the total pressure inside the container? एक सेकेंड, ये पीछे क्या हो रहा है, मेरी ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है, मुझे इसको ठीक करने दो। तो मैं क्या बोल रही थी, yes, what is the total pressure inside the container? Eventually total pressure कितना है वो निकालना है, या प्रेशर तो इन्हीं की वजह से होगा, Kp दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ये और ये आ जाएगा, बट टोटल प्रेशर दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताती हूँ गलती कहाँ करोगे। मुझे ये पता है Kp इक्वल्स पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया टाइम्स पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, कर लोगे, कोई गड़बड़ नहीं है। अगर ये P होगा तो ये भी P होगा, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम है, तो मैं सीधा लिख दूंगी मैम P² इक्वल 0.09, तो P इक्वल्स 9/100 कर देते हैं इसको का रूट, तो P इक्वल्स 0.3 ATM। तो मैं देख रहा ऑप्शन A 0.3 ATM है, क्योंकि जल्दीबाजी में आप A मार्क कराओगे, पर आंसर A है ही नहीं, ना आंसर A है ना आंसर C है। अब करना क्या था मुझे, फिर मुझे उसने पूछा क्या है, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर होगा अमोनिया का प्रेशर एंड H2S का प्रेशर, तो P प्लस P 2P, तो आंसर आएगा 0.6। अभी लग रहा है हाँ हाँ ये तो हम कर लेंगे, ये तो हो जाएगा, पेपर में गलत होता है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ, टफ थोड़ी है क्वेश्चन, कहाँ गलती करोगे वो बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, for the equilibrium reaction, AB gas gives A gas plus B gas at a certain temperature. Kp is equal to 4 times the total pressure. Kp equals 4 times the total pressure. Kp equals 4 times the total pressure. If 1 mole of AB is taken initially in a closed container,
कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम। मोल्स है, टोटल प्रेशर है, याद रखना मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर वाला गेम होएगा। Kp इक्वल्स के एक्स टाइम्स पी टोटल रेज टू द पावर डेल्टा एन जी, ये वाली गेम चलेगी। ठीक है, तो पहले हम रिएक्शन लिखते हैं, कभी गलती नहीं होती, शुरू से शुरू करो। तो मुझे कैसे पता चला मोल फ्रैक्शन का गेम है? क्योंकि मुझे ये समझ आया कि मुझे केपी निकालना है, पर मुझे पार्शियल प्रेशर्स नहीं दिए हुए, मुझे इंस्टेड मोल्स दिए हुए और टोटल प्रेशर दिया हुआ है, जिसका मतलब है कि मैं मोल फ्रैक्शंस निकाल लूं और उनको यूज करूं और टोटल प्रेशर को यूज करूं तो मैं आंसर तक पहुंच सकती हूँ। एक मोल लिया है, कुछ नहीं कुछ नहीं। अगर ये एक्स रिएक्ट करेगा तो ये 1 माइनस एक्स बचेगा, एक्स रिएक्ट करेगा तो ये एक्स बनेगा, ये भी एक्स बनेगा। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी कितना आ जाएगा? उसके मोल्स ओवर टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ जाएगा उसके मोल्स ओवर टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ जाएगा उसके मोल्स ओवर टोटल मोल्स। करेक्ट, यहां तक पहुंच गए। अब मुझे यूज करना है केपी का फॉर्मूला। लेट्स गो। केपी इक्वल्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द प्रोडक्ट रेज टू द पावर उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट टाइम्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द दूसरा प्रोडक्ट रेज टू द पावर उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ओवर मोल फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है जी, टाइम्स पी टोटल रेज टू द पावर डेल्टा एन जी, 2 माइनस 1 1। केपी की वैल्यू डाल दूं क्या सीधा? 4 टाइम्स पी टोटल। सॉल्व हो जाएगा एक्स के लिए। एक्स की वैल्यू आएगी √4/5 के आसपास। 4 डिवाइडेड बाई 5.8 का रूट 0.89, 0.9 के आसपास, 0.9 के आसपास। ठीक है जी, मूविंग ऑन। केपी दिया हुआ है तुम्हें। 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट इज हीटेड इन अ क्लोज्ड कंटेनर, व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम। प्लीज सिमिलर क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करना। इसमें करना क्या है, पी टोटल निकालना है। पी टोटल वुड बी इक्वल टू 2p प्लस पी। इसका 2p होगा, इसका p होगा, तो मतलब पी टोटल 3p आएगा। ठीक है, जो आप kp यूज करोगे, इसका पार्शियल प्रेशर इज 2p रेज टू द पावर उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मत भूलना, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रेज टू द पावर उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, kp की वैल्यू डालना, सॉल्व करना, यहां से p आ जाएगा। p आंसर नहीं है, 3p आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। For the reaction PCl5 gas gives PCl3 gas plus Cl2 gas, 2 moles of PCl5 are introduced in a 2-liter vessel at a certain temperature. 0.8 moles of PCl5 remain. Calculate Kc. अब देखिए, आपने इसके 2 मोल लिए, ये कुछ नहीं, ये 2 माइनस एक्स, तो ये एक्स, ये एक्स। इस 2 माइनस एक्स की वैल्यू दी हुई है बेटा आपको कि कितना बचा इक्विलिब्रियम पे, तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 माइनस 0.8, 1.2। इसका मतलब 1.2 मोल्स रिएक्ट कर गया बच्चे, है ना। तो ये आ गया 0.8, ये आ गया 1.2, 1.2। वॉल्यूम दी हुई है 2, वॉल्यूम कभी नहीं भूलनी है, Kc आ जाएगा अब 1.2 ओवर 2 टाइम्स 1.2 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 0.8/2। जिसको अभी भी लग रहा है कि नहीं समझ आया, सुनो फिर से। 2 मोल्स ऑफ PCl5 उन्होंने एक वेसल में लिए, 2 लीटर कंटेनर में। तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है, मेरे पास इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पे 0.8 मोल्स ऑफ PCl5 बच गया, यही लिखा है रिमेन। इसका मतलब रिएक्ट कितना किया? शुरू में 2 मोल लिए थे, 0.8 मोल बच गया, तो 2 माइनस एक्स इक्वल्स 0.8।
x की वैल्यू आ गई 1.2, राइट। अब मुझे ये पता है कि 2 माइनस एक्स अगर ये बचा, मतलब x अगर रिएक्ट करा तो x ही PCl3 बनेगा और x ही Cl2 बनेगा। इनिशियली 2 मोल्स था, x रिएक्ट कर गया तो x ही PCl3 बना, x ही Cl2 बना। इस x की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली है 1.2, राइट। तो मेरे पास सबके मोल्स एट इक्विलिब्रियम आ गए। PCl5 आया 0.8, PCl3 आया 1.2, Cl2 भी आया 1.2, बट वॉल्यूम 1 लीटर नहीं है, तो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएंगी PCl5 की 0.8/2, PCl3 की 1.2/2 एंड क्लोरीन की 1.2/2। अब इन कॉन्सेंट्रेशंस को यूज करके केसी निकालना है। इस क्वेश्चन में टफ कुछ नहीं था। वॉल्यूम की गेम में दिक्कत कर सकते हो तुम, और 0.8 हो सकता है तुम x की वैल्यू ले लो, लेकिन 0.8 x नहीं है, 0.8 है 2 माइनस एक्स। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है जी। नेक्स्ट, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन QC एंड KC। नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हम। A2 gas plus B2 gas gives 2AB gas. The equilibrium constant KC is 50. काफी अच्छा नंबर है। If the initial concentrations of A2, B2 and AB are इतना, predict in which direction with the reaction proceed. यार इतना देखने की जरूरत ही नहीं, अगर KC की वैल्यू बहुत हाई है, KC होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये वैल्यू बहुत ज्यादा तब होती है जब न्यूमरेटर बहुत ज्यादा हो और डिनोमिनेटर बहुत कम। इसका मतलब रिएक्शन बहुत ज्यादा फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट, which statement is true regarding the magnitude of equilibrium constant and the extent of a chemical reaction? A very large Kc indicates the reaction barely proceeds. Nahi. A very large Kc indicates a reaction is almost to complete. मतलब ऐसा कि almost to the product side, it is favoring the product. ये भी उल्टा बोल दिया उसने। A Kc value equals 1 indicates significant amount of both reactants and products at equilibrium. The magnitude of Kc has no relation. ये भी गलत है, तो यही सही है। Kc की वैल्यू 1 होने का मतलब है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों ही कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, ठीक है जी। नेक्स्ट, if QC equals KC, the reaction is in equilibrium. ये हमें पता है। अगर बेटा QC लेस देन KC होता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है टू अटेन द इक्विलिब्रियम। इफ QC ग्रेटर देन KC होता है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है टू अटेन द इक्विलिब्रियम। इफ QC इक्वल्स KC होता है तो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम होता है, एंड एट इक्विलिब्रियम डेल्टा G की वैल्यू 0 होती है, ठीक है जी। मूविंग ऑन, which of the following is correct regarding Kc and Qc? And we just discussed Qc is less than Kc, the reaction proceeds forward. Fourth सही है। Qc equal Kc, the reaction is not at equilibrium, गलत है। Qc can vary depending on the stage of the reaction, true। Qc क्या होता है? यही ratio of product over reactant at any time except the equilibrium time, right? right? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे तो उसी QC को तो Kc बोलने लगते हैं हम, है ना। तो वो तो किसी भी स्टेज पे निकाल सकते हैं। Kc इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, ये भी सही बात है। तो 1, 2 और 4 सही है, 1, 2 का 4 सही है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल इक्विलिब्रियम एट अ सर्टन इंस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन। कहीं नहीं लिखा है एट इक्विलिब्रियम, डिफरेंस बता रही हूँ क्वेश्चंस में, कहीं नहीं लिखा एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन दी हैं और तुम्हें इन जनरल केसी भी दिया हुआ है, तो तुम क्यूसी निकाल सकते हो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्लीज स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स मत भूलना। रेज टू द पावर उनके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट वाली बात बहुत जरूरी होती है। यहाँ से क्यूसी आ जाएगा, क्यूसी जो भी आएगा वो केसी से कंपेयर हो जाएगा। निकालना पड़ेगा क्या कुछ, मुझे काम करना नहीं पसंद, निकाल रही हूँ।
यार कैलकुलेटर ही तो यूज करूंगी, सारे क्वेश्चन मैंने नहीं करे तो फिर मैंने काम कर लिया अपने हिस्से का। 0.439 है, QC की वैल्यू 0.44 के आसपास है, तो QC लेस देन KC है। 1 is correct. The reaction will proceed in the forward direction, बिल्कुल. The concentration of ammonia will decrease, ना, it will increase with time. H2 की concentration घटेगी ना, तो वो इक्विलिब्रियम पे जा जाके तो 0.8 से कम ही हो जाएगी। ये भी 1 2 का 4 है। अच्छा क्वेश्चन था ये, खुद से भी ट्राई करना ये। Moving on. If the equilibrium constant K for a reaction is much greater than 1, what can be inferred about the standard Gibbs free energy and the spontaneity of the reaction? Delta G naught माइनस RT/ln की होता है ना, तो अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, अच्छी पॉजिटिव, तो ये पूरी लॉग की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव हो जाएगी तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, डेल्टा जी, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। नेक्स्ट, एट इक्विलिब्रियम द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इज 0। गलत है ये बात, स्टैंडर्ड 0 नहीं होती है, डेल्टा जी 0 होता है। डेल्टा जी नॉट 0 नहीं होता है एट इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी 0 होता है। ठीक है, रीजन सही है, असर्शन फॉल्स है। नेक्स्ट, I think the final topic. Lee-Chatelier's principle and the effect of change in temperature, concentration, pressure, volume, and catalyst on equilibrium. According to Lee-Chatelier's principle, what happens when the concentration of a reactant in a reversible chemical reaction at equilibrium is increased? अगर मैं बाहर से concentration बढ़ाऊं तो वो concentration कम करने की कोशिश करेगा reaction। अगर मैं बाहर से concentration बढ़ा रही हूं तो वो concentration कम करने की कोशिश कर रहा है, राइट? तो किसकी बढ़ा रही हूं मैं कॉन्सेंट्रेशन? रिएक्टेंट की। मेरा रिएक्शन ये है, सॉरी, अगर मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया, उसको गुस्सा आया, वो हर वो चीज करना चाहेगा जो मेरे से उल्टी हो, और अगर मैंने रिएक्टेंट बढ़ाया तो वो रिएक्टेंट कम करेगा, मतलब वो रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाएगा। द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स टू रिड्यूस द एक्टेड रिएक्टेंट। जो भी छेड़खानी करोगे उसका उल्टा वो करेगा, to minimize the effect of whatever you have done. For the equilibrium, PCl5 gives PCl3 plus Cl2. At a certain temperature, the equilibrium concentrations are इतना, ठीक है। If additional Cl2 is added, equilibrium आ चुका है, तुमने वापस से Cl2 ऐड किया है, तो अब क्या होगा? अगर तुम बाहर से ये बढ़ा रहे हो तो वो ये कम करने की कोशिश करेगा, तो वो रिएक्शन को उस डायरेक्शन में भेजेगा जहां पे क्लोरीन कम हो जाए और रिएक्टेंट बढ़ जाए, ताकि वापस इक्विलिब्रियम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3COOH plus H2O gives whatever at equilibrium, सबकी कॉन्सेंट्रेशन दी है, अगर मैंने एडिशनल ये ऐड कर दिया तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे सबकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है मुझे, ठीक है, तो मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका है। अब मैंने बाहर से और एसिटिक एसिड डाला, जितनी मर्जी बढ़ा दू कॉन्सेंट्रेशन, ये तो जबरदस्ती की वैल्यूज दी हुई है, कंफ्यूज करने के लिए, होना नहीं है। सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर मैंने बाहर से एसिटिक एसिड बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, रिएक्शन को गुस्सा आएगा, जो भी मैंने किया वो उसका उल्टा करेगा। तो अगर मैं एसिटिक एसिड बढ़ा रही हूँ तो वो उसको कम करना चाहेगा, कम करने के लिए वो रिएक्शन को उस डायरेक्शन में भेजेगा जहां वो एसिटिक एसिड यूज हो जाए, तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा तो इनकी कॉन्सेंट्रेशंस बढ़ जाएंगी। मूविंग ऑन, ये एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस मैंने स्पेसिफिकली इसलिए दिए हैं क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं, है ना, तो तुम्हें करना आना चाहिए। इन एन एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, इसका कलर ब्लू होता है, इसका कलर पिंक होता है, ठीक है। व्हाट विल बी द ऑब्जर्व change in color if additional chloride ions is added to the solution at equilibrium? Equilibrium is established, आपने बाहर से क्लोराइड डाला है, तो अगर आपने बाहर से क्लोराइड डाला है तो आप बाहर से क्लोराइड बढ़ा रहे हो, रिएक्शन को वो क्लोराइड कम करना है, तो वो उस डायरेक्शन में रिएक्शन को भेजेगा जहां पे वो क्लोराइड यूज हो जाए, बैकवर्ड, बैकवर्ड जाएगा तो सोल्यूशन विल बिकम मोर ब्लू। एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, ठीक है।
आगे चलते हैं. In an experiment involving the equilibrium system, N2O4 gas gives 2NO2 gas, where N2O4 is colorless and NO2 is brown. तो ये brown है. What is the expected observation if the concentration of NO2 is increased? बेटा equilibrium आ चुका है. अगर मैंने NO2 बढ़ाया तो मैंने equilibrium disturb किया, रिएक्शन को गुस्सा आया. अगर मैं NO2 बढ़ा रही हूं तो वो NO2 कम करने की कोशिश करेगा, जिसका मतलब वो NO2 यूज करवाएगा और वो रिएक्शन बैकवर्ड भेजेगा, तो लाइटर इन कलर हो जाएगा. अगर वो फॉरवर्ड जाता तो और डार्क ब्राउन हो जाता, बैकवर्ड जा रहा है तो लाइटर इन कलर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2NH3 plus heat. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में heat is the product. Heat is the product. याद रखना, हमेशा क्वेश्चन ठीक होगा ऐसे. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में मैं लिखवा रही हूं हीट इज द प्रोडक्ट. ठीक है. एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट इज द रिएक्टेंट. याद रखना. तो अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, तो अब सोचो ये है मेरा रिएक्शन एंडोथर्मिक. अब बोल दिया कि इक्विलिब्रियम आ गया है. समझा रही हूँ बस बात. इक्विलिब्रियम आ गया है और मैंने अब टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब मैंने हीट दी, तो मैंने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया ना. हीट मेरा रिएक्टेंट है, मैंने और हीट दी तो वो उस हीट को कम करना चाहेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा. ठीक है. अगर यही एक्सोथर्मिक होता, जैसे A प्लस B गिव्स C प्लस हीट है, ये रिएक्शन होता मेरा, और मैंने इसमें इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर बढ़ाया होता, मतलब मैंने हीट दी. अब हीट मेरा प्रोडक्ट है, अगर मैंने यहां पे बढ़ाया तो ये रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जाएगा, है ना. मैंने बाहर से ये बढ़ाया, वो इसको कम करना चाहेगा, वो बैकवर्ड लेके जाएगा. इसीलिए बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो है वो हीट बढ़ाने पे बैकवर्ड जाते हैं, सॉरी टेम्परेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड जाते हैं. तो हमेशा याद रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट हीट होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट हीट होता है. तो अगर आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट बढ़ाया, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया, तो आपने रिएक्टेंट बढ़ाया, वो उसको कम करने के लिए फॉरवर्ड जाएगा. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपने टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब आपने हीट बढ़ाया, तो आपने प्रोडक्ट बढ़ाया, वो बैकवर्ड जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो. फॉर दिस इक्विलिब्रियम रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस दी हुई हैं, कोई जरूरत नहीं है, बस तुम्हें डराने के लिए दी होती हैं. इफ एडिशनल क्लोरीन इज एडेड इंक्रीजिंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन टू इतना. बस ये याद रखना है कि क्लोरीन उसने बाहर से बढ़ाया है. अगर हमने क्लोरीन बाहर से बढ़ाया है तो हम इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर रहे हैं. अब वो रिएक्शन क्लोरीन घटाना चाहेगा तो वो रिएक्शन को उस डायरेक्शन में भेजेगा जहां पे क्लोरीन यूज अप हो, मतलब लेफ्ट की तरफ. ACl5 बढ़ जाएगा. मूविंग ऑन. Increasing the temperature of an exothermic reaction at equilibrium decreases the equilibrium constant. We just discussed that. देखो यार, जो तुम्हारी Kc की वैल्यू होती है ना, ये ना तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, ना तो कैटलिस्ट पे डिपेंड करती है, ना तो प्रेशर चेंज पे डिपेंड करती है, ना तो वॉल्यूम चेंज पे डिपेंड करती है. Kc की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. अगर आपने टेम्परेचर बदला तो Kc की वैल्यू बिल्कुल बदलेगी. ठीक है. अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट जो है वो प्रोडक्ट है. अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपने हीट दी, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपने हीट बढ़ाई, अगर आपने प्रोडक्ट बढ़ाया तो वो रिएक्शन उसको बैकवर्ड लेके जाएगा. बैकवर्ड लेके जाएगा मतलब प्रोडक्ट घटेगा, रिएक्टेंट बढ़ेगा, जिसका मतलब Kc की वैल्यू घट जाएगी. गिव इट टाइम, थिंक अबाउट इट. डज इट मेक सेंस और नो? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट मेरा प्रोडक्ट है ना. अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मतलब मैंने अपना प्रोडक्ट बढ़ाया, मैंने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया. जैसे ही मैंने प्रोडक्ट बढ़ाया तो रिएक्शन को आएगा गुस्सा, वो उसका उल्टा करेगा, मतलब वो उस हीट को
यूज करना चाहेगा तो वो रिएक्शन को भेजेगा उल्टी डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, करेक्ट। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स घटेंगे, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स बढ़ेंगे, जिसका मतलब है केसी की वैल्यू घटेगी ना, न्यूमरेटर घटेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा। असर्शन सही है। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोडक्ट एंड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द रिएक्टेंट्स। रीजन सही है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको नोटबुक्स में लिख लो। मूविंग ऑन, A प्लस बी गिव सी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज प्लस 50 किलो जूल है, मतलब ये एंडोथर्मिक है। और अगर ये एंडोथर्मिक है तो हीट मेरा रिएक्टेंट है। एट 300 केल्विन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इतना। Assuming delta H naught remains constant, what is expected to effect on Kc if the temperature is increased to 400 केल्विन? अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, रिएक्टेंट कम हो जाएंगे, जिसका मतलब है Kc की वैल्यू बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, N2 gas plus 3H2 gas gives 2NH3 gas. What will be the effect on the equilibrium position if the pressure of the system is increased by decreasing the volume? Now I am decreasing the volume, ठीक है। जब भी वॉल्यूम घटाते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। अगर बेटा मैंने बाहर से प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन जो है वो प्रेशर कम करना चाहेगा। और प्रेशर होता किसकी वजह से है? प्रेशर होता है गैसेस की वजह से, राइट। जहां ज्यादा गैसेस होंगी वहां ज्यादा प्रेशर, जहां कम गैसेस वहां कम प्रेशर। तो अगर रिएक्शन को प्रेशर घटाना है तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा ना जहां कम कम गैसेस है। जितनी कम गैसेस उतना कम प्रेशर, तो रिएक्शन विल गो इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है जी। मूविंग ऑन, इंक्रीजिंग प्रेशर। अब यहां पे भी दो गैसेस है, यहां पे भी दो है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स इक्वल है, प्रेशर चेंज का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अगर डेल्टा एन जी 0 है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस है दोनों तरफ, तो उस केस में प्रेशर एंड वॉल्यूम का नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। वैसे अगर हम जनरली देखें तो उस डायरेक्शन में जाता है जहां ज्यादा मोल्स ऑफ गैसेस हो, जब उसको प्रेशर बढ़ाना होता है। मतलब अगर मैंने बाहर से प्रेशर कम किया तो वो प्रेशर बढ़ाएगा, तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा जहां ज्यादा गैसेस हो। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो। इंक्रीजिंग प्रेशर बाय एडिंग एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। याद करा देती हूँ तुम्हें, एडिंग एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, एडिंग inert gas at constant pressure and adding inert gas at constant volume. constant volume से होता है no effect और constant pressure से होता है same as decrease in pressure। ये मैंने पढ़ाया हुआ है, ली शैटलियर्स की वीडियोस हैं यूट्यूब पे, देख लो, क्यों वाई का इको का आंसर मिल जाएगा। अभी के लिए ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। द एडिशन ऑफ एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम डज नॉट चेंज द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो दोनों ही सही बात है। अच्छा क्वेश्चन है ये। A gaseous equilibrium is established in a sealed container with a movable piston. The piston is suddenly pushed inwards. अगर मेरे पास इसमें रिएक्शन हो रहा है, ये पिस्टन है, और मैं पिस्टन को सडनली इनवर्ट पुश कर दूं तो क्या होगा? चलो तुम्हें प्रेशर के टर्म्स में नहीं समझ आ रहा, तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा, तुम हो गए हो कंफ्यूज, हो जाता है, ब्लैंक हो जाते हैं। लेकिन क्या तुम्हें साफ साफ साक्षात अपने दोनों चक्षु से ये दिख रहा है कि वॉल्यूम घट रही है? पहले वॉल्यूम इतनी थी, अब वॉल्यूम इतनी है। तो पिस्टन नीचे पुश करने से वॉल्यूम घट रही है, एंड वॉल्यूम और प्रेशर का उल्टा रिलेशन होता है। अगर वॉल्यूम घट रही है इसका मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, राइट। तो आप बाहर से प्रेशर बढ़ा रहे हो। अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वो प्रेशर घटाना चाहेगा, और घटाने के लिए वो रिएक्शन को उस डायरेक्शन में लेके जाएगा जहां पे प्रेशर घटे। इसका मतलब है रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड, जिसमें प्रोडक्ट बढ़ेगा और रिएक्टेंट्स घट जाएंगे।
an equilibrium system is established in a sealed container, the volume of the container is suddenly increased. वॉल्यूम बढ़ा दी तो इसका मतलब प्रेशर घटा दिया, प्रेशर घटा दिया तो अब उसको प्रेशर बढ़ाना है टू अटेन द इक्विलिब्रियम, और प्रेशर बढ़ाने के लिए रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे ज्यादा गैसेस हो, मतलब रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड, जिसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो। Which of the following statements best describes the effect of catalyst on the chemical equilibrium? देखो यार, कैटलिस्ट का काम क्या होता है कि अगर ये पहाड़ी चढ़नी है तो कैटलिस्ट उस पहाड़ी की चोटी कम कर देता है, तो वो जितना फॉरवर्ड का रेट बढ़ाता है उतना ही बैकवर्ड का रेट बढ़ाता है। मैं बोल रही हूँ, मैंने ये ली शार्टलियर्स प्रिंसिपल की जो वीडियोस बनाई है यूट्यूब पे उस पे भी है, लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ, तो अगर तुम्हें लिखना है तो तुम लिख लो। कैटलिस्ट जो होता है वो इक्विलिब्रियम को फास्टर अटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है, ना तो वो इक्विलिब्रियम को चेंज करता है, ना ही वो केसी की वैल्यू चेंज करता है, ठीक है। जितने अमाउंट से वो फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है उतने ही अमाउंट से वो बैकवर्ड के रेट को बढ़ाता है। अगर यहां से चढ़ने वालों को अब इजी हो गई है जिंदगी, तो उतनी ही इजी यहां से चढ़ने वालों की भी हुई है, ठीक है। सो द इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द इंक्रीज इन द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दोनों रेट्स बढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाता है, पर केसी की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता है, ना ही डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस, डेल्टा यू, इनकी वैल्यूज में भी कोई फर्क नहीं आता है कैटलिस्ट डालने से। कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं हो जाएगा, कोई एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक नहीं हो जाएगा, बस सब कुछ जल्दी होता है, ठीक है। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, ओ 61 तो रह गया। What is the primary function of catalyst in a chemical reaction? It decreases the activation energy, है ना। जैसे अगर ये मेरा रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। ये जो एक्स्ट्रा है ये ई फॉरवर्ड है, ये जो एक्स्ट्रा है ये ई बैकवर्ड है। कैटलिस्ट जो है वो एक ऑल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करता है यहाँ से, तो ई फॉरवर्ड भी घट गई, ई बैकवर्ड भी घट गई, इक्वल अमाउंट से घटती है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों इक्वल अमाउंट से बढ़ता है। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? कैटलिस्ट प्रोवाइड एन ऑल्टरनेट पाथवे विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, ये सही बात है। कैटलिस्ट्स आर कंज्यूम्ड इन द केमिकल रिएक्शन, दे फैसिलिटेट, नहीं, एक्चुअली दे आर नॉट रियली कंज्यूम्ड, दे डू नॉट ऑल्टर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये सही बात है। दे इंक्रीज द रेट ऑफ एट विच इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, जल्दी इक्विलिब्रियम अचीव करने में हेल्प करते हैं। कैटलिस्ट जिस हिसाब से अंदर जाता है रिएक्शन में, उसी हिसाब से बाहर आ जाता है, पार्टिसिपेट नहीं करता वो रिएक्शन, मतलब पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन अगर जैसे AlCl3 है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, या H2SO4 है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, पर वो H2SO4 बन के ही फिर वापस बाहर आ जाएगा, कंज्यूम नहीं होता रिएक्शन में। अ सील्ड कंटेनर होल्ड्स अ गैसियस इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ठीक है जी। SO2 plus O2 gives SO3. A small amount of powdered vanadium oxide is added to the system as catalyst. After some time, it is observed that the rate at which SO3 forms increases initially, but the final concentrations remain the same. क्योंकि initially आपने कैटलिस्ट डाला तो रेट बढ़ता है, लेकिन सिर्फ फॉरवर्ड का ना बढ़ के बैकवर्ड का भी बढ़ता है। It lowered the activation energy, helping the equilibrium reach faster. I think the last question is, solid iodine is sealed in a glass jar, iodine solid. After a while, हमें violet gas दिखने लग गई. A student opens up the jar briefly and reseals it. एक जार था, सील्ड था, आयोडीन डाला, वायलेट वेपर्स दिखे, उस बच्चे ने इस जार को खोला एंड फिर वापस बंद किया। क्या हुआ उससे? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं हुआ। जैसे ही उसने जार खोला, लॉजिकल क्वेश्चन है ये, जैसे ही उसने जार खोला तो कुछ आयोडीन उड़ जाएगा। ये एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया था, आयोडीन सॉलिड आयोडीन गैस के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया था। आपने एकदम से जार खोल दिया तो आपने वेपर्स को
छू मंतर कर दिया, वेपर्स कुछ उड़ गए, तो आयोडीन गैस कम हो गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अगर ये कम हो गया तो रिएक्शन को गुस्सा आएगा कि तूने मेरा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया, वो इस आयोडीन गैस को बढ़ाना चाहेगा, बढ़ाने के लिए वो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड भेजेगा। ठीक है, सब्लिमेशन रीस्टार्ट्स टू रीएस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम, आयोडीन सॉलिड आयोडीन गैस में वापस चेंज होने लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग लगवाएगा। एक बार फिर पढ़ के खुद से भी अटेम्प्ट करना। ठीक है जी, केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस हो गए, आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस जो है कंपाइल करके जल्दी वीडियो बनाती हूँ, मिलती हूँ फिर उस वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, अगर कर लिया तो और उसे करा दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।